नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी शुरू हो चुकी है। किस बात की? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपको मालूम है उपासना स्थल कानून बना 1991 में, जब अयोध्या आंदोलन अपने पीक पर था। उस समय ये कानून लाया गया और कानून का उद्देश्य क्या था? जो घोषित उद्देश्य है कानून की, जो प्रस्तावना में कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में जो कहा जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके पॉलिटिकल उद्देश्य की बात कर रहा हूँ, उसके कल्चरल उद्देश्य की बात कर रहा हूँ, उसके सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य मात्र इतना था कि हिंदुओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत रिक्लेम करने से कैसे रोका जाए। तो इसके लिए कानून बनाना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक इसके लिए रोकने के लिए कानून नहीं बनता, तब तक कानून और संविधान इस बात की छूट देता है कि आप किसी भी मुद्दे पर अगर आपको शिकायत है, आपको परेशानी है, तो आप कानून का दरवाज़ा, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन इस कानून के जरिए रोक लगा दी गई। केवल हिंदुओं पर नहीं, हिंदुओं पर, बौद्धों पर, सिखों पर, जैन समुदाय पर, सब पर ये रोक लगा दी गई कि आप अपने उपासना स्थल को रिक्लेम नहीं कर सकते अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है। और कब से? 1947 से। अब आप देखिए, विडंबना देखिए कि जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, मजहब के आधार पर हुआ, एक मजहब के लोगों ने कहा कि हम दूसरे मजहब, जो मेजॉरिटी था यानी मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, हमको अलग देश चाहिए। और लंबा इतिहास है, लगभग 800 साल से ज़्यादा का इतिहास है मुसलमानों और मुग़ल शासकों का। जब हिंदुओं, बौद्धों और सिखों और जैन समाज के उपासना स्थल, मंदिर तोड़े गए, उन पर कब्जा किया गया, उन पर जो है मस्जिदें बना दी गई। इस इतिहास के होते हुए ये कानून बनाया गया। ये कांग्रेस की सरकार, मनमोहन और सोनिया गांधी की सरकार ने बनाया। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत थी, कितना विरोध था, कितनी हिकारत का भाव था कि इनको नहीं बढ़ने देना, इनका जो गौरव है उसको हासिल नहीं करने देना। जो मुग़ल शासकों ने किया मंदिर तोड़कर, उनका उद्देश्य मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना नहीं था। पूरे देश पर कब्जा था, उनको मस्जिद बनाने की जगह की कमी नहीं थी। जो उन्होंने एक मस्जिद बनाई उसकी जगह 100,000 मस्जिद बना सकते थे। लेकिन उनका उद्देश्य था हिंदुओं को ये बताना कि देखो हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं और हम इसको पूरा नहीं तोड़ रहे हैं, इसी के ऊपर जो है मस्जिद बना रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें सदियों तक याद रहे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम्हारा घाव कभी भरने ना पाए, तुम्हारा घाव हमेशा हरा रहे। इसके लिए ये काम किया गया। और आज़ाद भारत की सरकार ने कहा कि ये जो काम किया मुग़लों ने, मुस्लिम शासकों ने, हम इसको जारी रखेंगे, हम इस घाव को हम भी भरने नहीं देंगे। एक अपवाद बनाया गया, चूँकि उस समय अयोध्या का आंदोलन अपने चरम पर था, तो इसलिए अपवाद बनाया गया अयोध्या के आंदोलन को। और आंदोलन की वजह से नहीं, अयोध्या मंदिर को अपवाद बनाया गया इसलिए कि वो मामला चल रहा था अदालत में। तो अदालत में था मामला, तो अगर उसको अदालत से निकालने की कोशिश करते तो देश में क्या स्थिति होती, इसकी आज कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उसको एक अपवाद बनाकर बाकी कहा गया कि आप किसी मामले में नहीं बोलेंगे। केवल इतना नहीं कहा गया, कहा गया कि 1947 में जो स्थिति थी वही स्थिति बहाल रखनी पड़ेगी। जिस उपासना स्थल का जो रूप था वो रहेगा। याद रखिए, रूप और स्वरूप का फर्क पहचानिए। रूप जो अभी दिखाई दे रहा है, स्वरूप जो उसका मूल स्वरूप था उसकी बात। तो कहा गया कि जो उसका रूप है वो बरकरार रखा जाएगा जो 1947 में था। तो कट ऑफ डेट तय की गई 1947। कट ऑफ डेट वो नहीं तय की गई जब मुस्लिम और मुग़ल शासक इस देश में आए, आक्रमण किया इस देश पर, इस देश के मंदिरों को, उपासना स्थलों को जो है, जितने गैर मुस्लिम उपासना स्थल थे उनको तोड़ा और उन पर मस्जिदें बनाई। वो तारीख नहीं तय की गई। तारीख तय की गई 1947 की। और यहीं तक नहीं रुके, कहा कि इस संबंध में मंदिर मस्जिद विवाद या उपासना स्थल को लेकर जो भी विवाद अदालत में चल रहे हैं, जो भी मुकदमे चल रहे हैं, वो सब मुकदमे खत्म समझे जाएंगे।
मतलब उन पर अदालत को भी फैसला देने का अब अधिकार नहीं होगा। अदालत कोई नया मुकदमा इस मामले में किसी नए वाद को स्वीकार नहीं कर सकती। तो अदालत की शक्ति को सीमित कर दिया गया। संविधान कहता है कि हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन हिंदुओं से कहा गया, या बल्कि कहें गैर मुस्लिमों से कहा गया कि ना तुम्हें ये अधिकार नहीं, तुम अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, तुम अदालत में नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे साथ चाहे जितना बड़ा अत्याचार हुआ हो, तुम्हारे साथ चाहे जितनी नाइंसाफ़ी हुई हो, लेकिन अदालत में नहीं जा सकते। ये नया निज़ाम था भारत का 2004 से 2014 का। जो मुग़ल शासक नहीं कर पाए वो करने की कोशिश इन 10 सालों में हुई। ज़रा आप कल्पना करके देखिए कि अगर 2014 में भी ये लौट कर आ गए होते तो क्या स्थिति होती। तो उसकी बात छोड़ दीजिए, आ गए होते तो क्या करते नहीं करते, लेकिन जो करके गए। अब इस कानून को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो PIL मैन के रूप में जाने जाते हैं, अश्वनी उपाध्याय। उन्होंने 2020 में इसको चुनौती दी थी कि इसके कुछ प्रावधानों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इस कानून के वो प्रावधान जो किसी भी उपासना स्थल को उसके मूल स्वरूप में आने से रोकते हैं, उनको खत्म किया जाए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि अपना पक्ष बताइए, एफिडेविट आप दाखिल कीजिए और बताइए कि आपका इस मामले में क्या सोचना है। सरकार टालती रही, एक के बाद एक एडजर्नमेंट लेती रही, लगातार समय मांगती रही। और इसी बीच में मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, और फैसले से ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ का फैसला था, तब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने थे। बनारस की लोअर कोर्ट का फैसला उनके सामने आया, उसको चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने सर्वे का आदेश दिया था। और उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि ये बात सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी उपासना स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये कानून उस उपासना स्थल या मंदिर, मस्जिद या कोई भी किसी भी धर्म मजहब का उपासना स्थल है, उसका स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। आप पहले स्वरूप तय करेंगे, तब ये तय करेंगे कि ये किस रूप में रहेगा और ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बदला नहीं जा सकता, ये तो कानून में है। लेकिन स्वरूप तय करने से पहले आप ये कैसे तय कर देंगे कि इसको बदला जाएगा कि नहीं। तो उनका पहले स्वरूप का निर्धारण होगा और उसके लिए सर्वे ज़रूरी है। तो उन्होंने सर्वे की इजाज़त दे दी। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया मामला, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जो है सर्वे हुआ, ASI का सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, अदालत में दाखिल हो चुकी है, उसकी सुनवाई चल रही है। अब इसको चुनौती दी गई। तमाम जितने सूडो सेक्युलर हैं उनके दिल में बड़ी बेचैनी हो गई, बड़ी खलबली मच गई। उनकी नज़र में जस्टिस DY चंद्रचूड़ सबसे बड़े विलेन हो गए। पिछले 10 सालों में उनकी नज़र में अगर सबसे बड़ा खलनायक है, शायद एक महीने में वो मोदी से बड़ा अगर खलनायक किसी को मानते हैं तो वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मानते हैं। उनका नाम ले लीजिए और आप देखिए कैसे बिलबिलाते हैं लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है इस कानून को एक तरह से रिडंडेंट कर दिया, बेकार कर दिया। तो अब कई मामले चल रहे हैं। कल मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, यानी गुरुवार को इस पर सुनवाई शुरू हुई। जो लेफ्ट इकोसिस्टम है उसको बड़ी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन सब मामलों पर रोक लगा देगा। और कुछ अखबारों को देखिए और कुछ उत्साही लोगों को देखिए, या बहुत जल्दी निराश हो जाने वालों को देखिए, तो उनको लगता है कि हिंदू पक्ष को बहुत बड़ा जो है झटका लग गया है, हिंदू पक्ष के खिलाफ आया है ये आदेश जो आया है। लेकिन आप उस आदेश को ज़रा ध्यान से देखिए। पहली बात तो CJI ने पूछा कि भाई इस तरह के कितने मुकदमे चल रहे हैं, हम जिन मुकदमों पर विचार कर रहे हैं वो तो 2 है, एक ज्ञानवापी का, एक जो है कृष्ण जन्मस्थान का, मथुरा का। तो बताया गया कि 10 मुकदमे हैं और 8 जो है मुकदमे दायर हुए हैं, यानी वो अभी उनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, इनिशियल स्टेज पर है। और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने कहा कि इन सब सर्वे और इनकी सुनवाई पर रोक लगा दी जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि क्या 2 पक्षों के बीच के विवाद में कोई तीसरा पक्ष आकर कह सकता है कि इन सुनवाई पर रोक लगा दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई हम इस पर जो है
सुनवाई कर रहे हैं और हम इतना आदेश दे रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है और फैसला नहीं आता, तब तक कोई नया वाद दाखिल तो हो सकता है, उस पर सुनवाई नहीं शुरू हो सकती। एक, उन्होंने किसी सर्वे पर जो हो चुका है उस पर कोई रोक नहीं लगाई। ये नहीं कहा कि ये जो सर्वे हुए हैं ये गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा ये जो सर्वे हुए हैं उनको लेकर उनके आधार पर जो मुकदमे चल रहे हैं विभिन्न अदालतों में, वो मुकदमे चलते रहेंगे। किसी मुकदमे पर, चाहे ज्ञानवापी का हो, चाहे कृष्ण जन्मस्थान का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे संभल का हो, सबसे ताज़ा तो संभल का ही है और उसमें जुड़ गया है अब जौनपुर का, जिसको अटाला मस्जिद कह रहे हैं। ये उन्होंने नाम नहीं लिया इन सब मामलों का। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में जहां सुनवाई चल रही है वहां सुनवाई चलती रह सकती है। तो ये गुंजाइश दी जाती है कि उस अदालत को फैसला करने की कि भाई वो तय करे कि सुनवाई होगी कि नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उस पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक क्या लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है, इन मुद्दों पर जिनकी सुनवाई चल रही है, दो बातें कही हैं बड़ी स्पष्ट रूप से। एक, कोई नया वाद जो है, कोई नया मुकदमा दायर हो सकता है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मतलब है उस पर सुनवाई शुरू नहीं होगी। तो मुकदमा दायर करने से नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने। जो मुकदमे पहले से चल रहे हैं उनकी सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई। सिर्फ इतना कहा कि हमारा फैसला आने तक निचली अदालतों को कहा कि इस पर आप कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम भी सुनवाई कर रहे हैं और निचली अदालत भी सुनवाई करे और उसमें फैसला देती रहे और हमारे यहाँ सुनवाई चलती रहे। तो इस एक्ट को चुनौती दी गई है, इसके कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है। तो उस पर एक स्पेशल बेंच जो चीफ जस्टिस ने बनाई है, उन्होंने कहा कि इस बेंच का फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक कोई और अदालत इससे संबंधित मामलों में, जो मंदिर मस्जिद विवाद के मामले हैं, उनमें कोई फैसला नहीं सुनाएगी। वो फैसला कर भी सकते हैं, जो बात नहीं कही है उन्होंने, मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो फैसला कर भी सकते हैं लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, मतलब सुनवाई करके फैसला रिजर्व भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से हिंदू पक्ष को किसी तरह का कोई झटका नहीं लगा है, बल्कि झटका उन लोगों को लगा है जिनको उम्मीद थी कि बस सुनवाई शुरू होगी और इन सब मामलों पर रोक लग जाएगी। सर्वे जो हुए हैं उनको गैरकानूनी घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई मुकदमा दायर नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सुनवाई आगे चलने वाली है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन्होंने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार का एफिडेविट नहीं आया। अब आप इस पेंच को समझिए, ये मेरी तो समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हुआ है। कोई कारण होगा जो सरकार को ही मालूम होगा। सरकार पिछले 3 साल से अपना एफिडेविट देने से बच रही है, यानी अपना पक्ष इस कानून के बारे में रखने से बच रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भाई जब तक सरकार का पक्ष नहीं आता, सरकार का एफिडेविट नहीं आता, तब तक मामला आगे कैसे बढ़ेगा। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम जल्दी ही अपना एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप एफिडेविट फाइल करेंगे और सभी पक्षों को उसकी प्रति देंगे, वो पढ़कर आएंगे, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी। तो अगली तारीख लगा दी गई है और ये आप मानकर चलिए कि 6 महीने का कार्यकाल है वर्तमान चीफ जस्टिस का, और चूँकि उन्होंने स्पेशल बेंच बनाई है और उसकी अध्यक्षता खुद कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि इसी 6 महीने के भीतर इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, यानी इसका फैसला आ जाएगा। क्योंकि अगर नहीं आना होता तो चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा नहीं होते। क्योंकि आप अगर थोड़ी भी अदालत की कार्रवाई और उसके बारे में जानते हैं, ये जानते होंगे कि किसी भी बेंच में जो भी जज शामिल हैं उनमें से कोई फैसला देने से पहले रिटायर हो जाता है, तो नई बेंच बनती है और फिर से सुनवाई होती है। तो जाहिर है कि ये तय कर लिया है चीफ जस्टिस ने कि वो अपने कार्यकाल में ही इसका फैसला कर देंगे। अब सवाल ये है, अब ये तो कानूनी पक्ष हो गया। जो राजनीतिक पक्ष है, देश में इस समय जो वातावरण है, वो जो कॉलोनियल पावर्स की समर्थक ताकतें हैं, उनमें बड़ी बेचैनी है।
उनको ये बात बर्दाश्त नहीं है कि भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है वो उसकी संस्कृति है, उसका कल्चर है, और दुनिया भर में उसका लोहा माना जाता है। 800 साल से ज़्यादा मुग़लों ने, 200 साल अंग्रेज़ों ने कोशिश किया कि इस ताकत को, भारत की इस सॉफ्ट पावर को ख़त्म कर दें, नहीं कर पाए। लेकिन आज़ाद भारत में ऐसा बड़ा वर्ग है जो इसको ख़त्म करना चाहता है, और दुर्भाग्य की बात है कि उसकी अगुवाई जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की, जो आज़ादी के आंदोलन की भी अगुवाई कर रही थी। और आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिस तरह के लोग थे इस पार्टी में, उनमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर गर्व का भाव था। धीरे धीरे आज़ादी के बाद उन सब लोगों को कांग्रेस से या तो बाहर कर दिया गया या उनको बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब कांग्रेस में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसको अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व हो, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से हासिल करना चाहता हो। तो ये लड़ाई जो है ये दो विचारों के बीच में है, दो विचारधाराओं के बीच में है। ऐसी विचारधारा, एक जो कॉलोनियल पावर्स का जो हैंगओवर है या कॉलोनियल पावर्स की जो कोशिश थी, जो उनका जो विचार था, उसको और पुष्पित और पल्लवित करना चाहती है। दूसरी ताकत जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से हासिल करना चाहती है। तो ये विकास के साथ, डेवलपमेंट के साथ हेरिटेज की बात हो रही है, अपनी हेरिटेज को रिक्लेम करने की बात हो रही है, और इसी से दर्द हो रहा है बहुत से लोगों को। जो मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं ऐसी बात का कि हिंदू अपनी विरासत रिक्लेम न करें, वो दरअसल परोक्ष रूप से, भले ही सामने से न कह रहे हों, वो मुगल आक्रांताओं का समर्थन कर रहे हैं। यानी वो एक तरह से बिना कहे ये कह रहे हैं कि जो मुगल आक्रांता थे वो हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं को मानते हैं। और इसमें बड़ी संख्या हिंदुओं की भी है जो ऐसा मानते हैं, कहते वो भी नहीं हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसका मतलब वही है। तो अदालत के इस निर्देश के बाद जिन लोगों के मन में ये निराशा हो कि अदालत से बहुत बड़ा सेटबैक लग गया हिंदू पक्ष को, उनको समझ लेना चाहिए कि ऐसा कोई सेटबैक नहीं लगा है। जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता और जो परिस्थिति है, जो कानून है, इस कानून के जो प्रावधान हैं, उनको देखते हुए इस बात की मुझे कम से कम उम्मीद ज़्यादा है कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। दो बातें कही जा रही हैं। एक कि अयोध्या पर अपना जजमेंट देते हुए जो संविधान पीठ थी 5 जजेस की, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे, कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन एक और फैसले में बहुत पहले मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह चुकी है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाने, यानी जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल रिलीफ का अधिकार भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो ये दोनों क्लैश करते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि आप जुडिशियल रिव्यू या अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के आम आदमी के अधिकार को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानते हैं। ये दोनों बातें नहीं हो सकती, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इससे रोकता है। वो कहता है कि आपको अधिकार नहीं है अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का, और जो दरवाज़ा खटखटाया था आपने, वो भी आपके लिए बंद कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये हमेशा के लिए एक बात तय करनी पड़ेगी, क्या गैर मुसलमानों को इस देश में अपने उपासना स्थलों को रिक्लेम करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार है कि नहीं। आप किसी भी उपासना स्थल या किसी भी ऐसे विवाद में पहले से कैसे फैसला दे सकते हैं कि ये आपको नहीं मिलेगा, जब तक उसका निर्धारण नहीं होता कि ये दरअसल वास्तविक इसका स्वरूप था क्या। और वास्तविक स्वरूप के मामले में जितने अभी तक मुकदमे दायर हुए हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्मस्थल था जिस पर जबरन कब्जा किया गया, और इसको आधा तिहा तोड़कर उस पर गुंबद बनाकर उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। ये लड़ाई रूप और स्वरूप की है, जो मोहम्मद रिजवान अहमद ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा। उन्होंने बड़े कायदे से समझाया था
वो जो है एक नामी दुपट्टा, तिलक और टोपी सब लेकर आए थे, बताया कि देखिए मेरी दाढ़ी है, ये जालीदार टोपी लगाया तो हमारा ये हो गया रूप, ये हो गया स्वरूप। तो दोनों का अंतर उन्होंने समझाया था। सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि किसी भी उपासना स्थल का स्वरूप तय करने का अधिकार अदालत को है या नहीं। किसी भी समुदाय को इसकी मांग के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार है या नहीं। तो ज़्यादा समय नहीं है, इतने 100 साल हमने इंतज़ार किया है, 1000 साल इंतज़ार किया है, तो कुछ महीने और इंतज़ार सही। लेकिन ये मान कर चलना चाहिए, कम से कम मैं तो बहुत आशावादी हूँ, मैं मान कर चलता हूँ कि ये हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या पर जो फैसला आया था उसके बाद सबसे बड़ा फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का। हिंदुओं को इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास उनका पूरी तरह से जम जाए, ऐसा फैसला होगा। उन्हें ये नहीं लगेगा जो उनको पिछले 77 सालों से लग रहा है कि अदालतें हमारे साथ अन्याय करती हैं। अदालत में हिंदू पक्ष की सुनवाई उस तरह से नहीं होती है जैसी होनी चाहिए, उनके साथ वैसा न्याय नहीं होता है जैसा होना चाहिए। तो इस मामले की सुनवाई अब शुरू होगी। मेरी नज़र सबसे ज़्यादा सरकार के एफिडेविट पे होगी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सरकार अभी तक कोशिश कर रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चला ले, कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर दे, सरकार को कुछ बोलना ना पड़े। अब सरकार को एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो इस कानून के पक्ष में है या विरोध में है। और ये भी आपको याद दिला दें कि जब ये कानून पास हो रहा था संसद में, जब ये बिल आया था, ये विधेयक आया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। अब पार्टी के पक्ष की बात नहीं रह गई कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। अब बात है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार अदालत में एफिडेविट क्या देती है। इससे राजनीति की दिशा भी तय होगी और दशा तो तय हो ही रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।